इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर मैं ये बताऊंगा कि जो बाइनरी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे और फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। ये काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको इत्मीनान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, ये तो क्लियर है कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बट आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है? तो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हम लोग ऐसे टू लिक्विड को मिक्सअप करते हैं जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है और उनके मिक्सिंग के बाद भी इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम रहता है। मीन्स अगर एक लिक्विड को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, दूसरे को बी से, और किसी को मैं सॉल्यूट किसी को सॉल्वेंट बोल सकता हूं, क्योंकि जब भी आपके सॉल्यूशन में टू ही कंपोनेंट्स होता है तो उसमें से कोई एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट होता है। यहाँ पे मैं ए को सॉल्यूट लिखा हूँ, बी को सॉल्वेंट लिखे हूँ, आप इसको ए को भी सॉल्वेंट ले सकते हो और बी को सॉल्वेंट ले सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। बट ऐसे ही मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ले लिया हूँ। अब ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट मोलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तीसरा ए बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके फॉर्मेशन के बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स फॉर्मेशन से पहले जो फोर्स रहता है वही उसके बाद भी रहता है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग देयर इज नो चेंज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स चेंज अगर होता भी है तो निग्लिजिबल होता है, जिसको मैं इस तरह से दिखाया हूं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका सबसे पहला इफेक्ट यह होता है कि जब भी हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, जब उसको मिक्स किए तो मिक्स करने के बाद अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता तो लिक्विड मोलिक्यूल्स कम क्लोजर आता। लिक्विड मोलिक्यूल्स अगर कम क्लोजर आएगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो जाएगा। लिक्विड जिस रीजन में रहेगा वो रीजन छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर लिक्विड मोलिक्यूल्स के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स आ जाए, लिक्विड मोलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे होगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज ही नहीं हो, इस मिक्सिंग से पहले लिक्विड मोलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था मिक्सिंग के बाद भी वही रह गया, तो आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा। मीन्स मिक्सिंग से पहले जितना वॉल्यूम है मिक्सिंग के बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, इसलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो गया। जब भी आप कोई सॉल्यूशन फॉर्म करोगे और सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज होगा, क्योंकि आइदर मोलिक्यूल्स कम क्लोजर होगा या अवे होगा। दोनों ही केसेस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से डिफर करेगा और डेल्टा वी मिक्सिंग का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। बट आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज नहीं होता है, इसलिए मोलिक्यूल्स न कम क्लोजर होता है न अवे होता है, उतना ही इंटर स्पेस रहता है जितना मिक्सिंग से पहले रहता है, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। मीन्स मिक्सिंग के ड्यूरिंग जो हीट एनर्जी में एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट ज़्यादा रहता है तो उस केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग एनर्जी पर रिलीज होता है। मीन्स वो एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स डेल्टा एच निगेटिव होता है। अगर किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से कम हो गया तो उस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मीन्स प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। और ये सब कैसे होता है? तो जब किसी सिस्टम के अंदर
अगर सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ता है, अगर सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा मीन सिस्टम का स्टेबिलिटी घटता है। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो सिस्टम का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल होगा और वह प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा। अगर किसी सिस्टम में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से कम होगा और वह प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा, उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। बट अगर किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग न अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है न रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है, मींस देयर इज नो चेंज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न एनर्जी रिलीज होगा न एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मींस चेंज इन एंथैल्पी विल बी जीरो, सो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी आल्सो जीरो फॉर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा एस मिक्सिंग मींस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के ड्यूरिंग जो एंट्रोपी होता है वो चेंज होगा, क्योंकि मान लो पहले आपने 1 लीटर लिया है हेक्सेन को, 1 लीटर आपने लिया हेप्टेन को, हेक्सेन के जितने मोलिकुल्स हैं 1 लीटर वॉल्यूम में ही रैंडम मोशन करेंगे और जितने भी हेप्टेन के मोलिकुल्स हैं वो 1 लीटर में ही मोशन करेंगे, लेकिन उनको मिक्स कर देते हो तो मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन 2 लीटर का हो गया। अब हेक्सेन के भी मोलिकुल 2 लीटर वॉल्यूम में रैंडम मोशन करेंगे एंड हेप्टेन के भी मोलिकुल्स 2 लीटर वॉल्यूम में रैंडम मोशन करेंगे। तो इस तरह से आपके मोलिकुल्स के रैंडम मोशन करने का दायरा बढ़ गया, फील्ड बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गया। सो एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा जी मिक्सिंग गिव्स एनर्जी, गिव्स द आइडिया अबाउट फिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। चूंकि यह इक्वेशन ये सोल्यूशन आप फॉर्म कर रहे हो तो ये काम हो रहा है, तो डेफिनेटली यह फिजिबल और पॉसिबल और स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव होगा। अब अगला पॉइंट, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग पहले से जानते हैं कि आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो करता है। रॉड्स लॉ को फॉलो करने का मैंने हुआ पीए इक्वल टू होगा पी नॉट एक्स से। एक और पॉइंट, अगर कोई पूछे कि रॉड्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, नहीं है। रॉड्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म यह है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सो यह हुआ मैथमेटिकल फॉर्म रॉड्स लॉ का, ये भी हुआ। हाँ, इनके कंबाइंड करके बनाया गया, मींस ये डिराइव्ड फॉर्म है, एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, एक्चुअल ये है। अब पॉइंट है कि एग्जाम्पल कैसे हम पता करेंगे कि गिवन एग्जाम्पल है वो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का है, तो समझने की जरूरत यह है कि 2 आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले लिक्विड को मिक्स करने से आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स वाले लिक्विड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसका आइडेंटिफिकेशन यह है कि अगर आपका लिक्विड पोलर है, सॉरी आपका लिक्विड अगर पोलर है तो उसके पास और भी कई सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, बट अगर लिक्विड आपका नॉन पोलर है या बहुत कम पोलर है तो उस तरह के लिक्विड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स एक ही होता है डोमिनेंटली, और होता है वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलिकुलर वेट पे डोमिनेंटली डिपेंड करता है। इसलिए 2 नॉन पोलर लिक्विड जिसके मोलिकुलर वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो, उनको मिक्स करके आप आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हो। मिसाल के तौर पे नॉर्मल हेक्सेन को नॉर्मल हेप्टेन से मिक्स करो, अल्केन नॉन पोलर है, आपका 1-2 कंसेक्यूटिव जो अल्केन्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, इस 14 उनके एटॉमिक मास में मींस मोलिकुलर वेट में डिफरेंस रहता है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट सेम होगा, तो इनके मिक्सिंग से बन गया आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। अगला है इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इनके भी मोलिकुलर वेट में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इनका भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसके बाद बेंजीन टॉल्यून सेम कहानी, ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन सेम कहानी। इस तरह से आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो फिर बता दूं मैं, क्लग मींस लेस पोलर और नॉन पोलर अगर आपका लिक्विड है इसके मोलिकुलर वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो उनके मिक्सिंग से आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? जो बाइनरी सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। मींस नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन डोंट फॉलो रॉड्स लॉ। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आइडेंटिफाई उसको कैसे करेंगे कि नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, उसका टाइप क्या होता है,
एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर है कि आइडियल बाइंडिंग सॉल्यूशन जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है, मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट में सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो क्लियर सी बात है कि जो नॉन आइडियल बाइंडिंग सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट से या तो ज्यादा होगा वरना कम होगा। तो अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखो जी, इफ ए बी इज लेस देन ए और बी बी मीन्स अगर यहाँ पे ऐसा कि नॉन आइडियल बाइंडिंग सॉल्यूशन है तो आइदर ए बी ए और बी बी से कम होगा वरना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ए बी ए और बी बी से कम है, अगर ए बी ए और बी बी से कम है तो क्या मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से कम हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस, मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म करने के बाद कंपोनेंट्स के बीच के मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा जी, तो डेल्टा वी मिक्सिंग विल पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मीनिंग हुआ वॉल्यूम विल इंक्रीज। देखो जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होने का मीनिंग हुआ कि बीच मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने का मतलब होता है कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ना। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स घट रहा है, बोथ आर सेम। मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे होगा, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, मींस फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। एज फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर लिक्विड ए लिया, 1 लीटर लिक्विड बी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब इस सिचुएशन में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो पक्का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम 2 लीटर नहीं होगा, वो 2 लीटर से स्लाइटली ग्रेटर होगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा एच मिक्सिंग पे आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं आपको बताया हूं कि किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो रहा है मींस उस वह प्रोसेस आपका इंडोथर्मिक होगा, एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, सो डेल्टा एच मिक्सिंग विल आल्सो पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग विल अगेन पॉजिटिव, क्योंकि ये तो क्लियर है कि वॉल्यूम आपका बढ़े या घटे, लेकिन एक जैसे ही आप सॉल्यूशन फॉर्म करोगे मोलिक्यूल्स के रैंडम मोशन का दायरा तो पक्का बढ़ेगा। आपने 1 लीटर लिक्विड ए लिया, 1 लीटर लिक्विड बी लिया, लिक्विड ए के मोलिक्यूल्स 1 लीटर में रैंडम मोशन करेगा, बी का 1 में करेगा, लेकिन अगर आपने उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके जब सॉल्यूशन फॉर्म किया तो लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों के मोलिक्यूल्स पूरे सॉल्यूशन में रैंडम मोशन करेंगे, इसलिए रैंड मीन्स एंट्रोपी तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो तो यहाँ भी डेल्टा एस मिक्सिंग विल पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी मिक्सिंग डेफिनेटली निगेटिव होगा, क्योंकि प्रोसेस तो हो रहा है, यह आपका प्रोसेस फिजिबल है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव होगा। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हो गया, मैं आपको बताया हूं कि किसी लिक्विड का जो वेपराइजेशन होता है उस लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। जिस लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उस लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने का चांस उतना ही कम होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे इस सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल वैनिटी सॉल्यूशन से कम हो गया। मींस आइडियल वैनिटी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जितना इंट्रैक्शन रहता है उससे यहाँ पे कम हो गया। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पे जो वेपोराइजेशन होगा वो आइडियल वैनिटी सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। अगर वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा तो वेपर ज़्यादा फॉर्म होगा, वेपर ज़्यादा फॉर्म होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए कंपोनेंट ए मीन्स पी ए हुआ, कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल वैनिटी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्सेस से ग्रेटर होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स घट रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए पी ए हियर पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्सेस। आइडियल वैनिटी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में इस तरह के नॉन आइडियल वैनिटी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिमिलरली पी बी विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। अब हमें सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर निकालना है इस
नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर P विल बी ग्रेटर देन होगा P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो गया। तो यह जो सॉल्यूशन हुआ वो नॉन आइडियल हो गया। ऐसे भी आइडियल बिहेवियर से कोई डेविएट होता है तो नॉन आइडियल हो गया, तो ये भी नॉन आइडियल हो गया क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो गया। लेकिन इस डेविएशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव मीन्स जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। मीन्स आइडियली अगर कोई है तो आइडियल है, लेकिन आइडियल के अलावा हर चीज़ नॉन आइडियल रहता है। लेकिन तो डेविएशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो बोलेंगे डेविएशन पॉजिटिव है, अगर कहीं पर अगर कम रहेगा तो बोलेंगे निगेटिव है। तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे हमारे नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए ये जो डेविएशन है वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन। सच सॉल्यूशन is popularly known as non-ideal binary solution with positive deviation. Non-ideal with positive deviation. Positive deviation. अब पॉइंट है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि टू डिफरेंट पोलैरिटी वाले लिक्विड को अगर आप मिक्स करते हो, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, उस तरह के लिक्विड को मिक्स करोगे तो इस तरह का पॉजिटिव डेविएशन वाला बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होगा। या टू डिफरेंट पोलैरिटी वाले लिक्विड को मिक्स करोगे तभी इस तरह का बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एज फॉर एग्जांपल वाटर इथेनॉल, वाटर मोर पोलर है, इथेनॉल वाटर से लेस पोलर होता है। वाटर मेथनॉल, यहाँ भी सेम कहानी, क्लोरोफॉर्म एंड CCl4। CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर है, जबकि क्लोरोफॉर्म स्लाइटली पोलर है। तो यहाँ भी पोलरिटी डिफरेंस आ गया। CCl4 एक नॉन पोलर है, मेथनॉल एक पोलर है, इसको मिक्स करने से भी होगा। मेथनॉल एक पोलर है, हेक्सेन नॉन पोलर है, इसको मिक्स करने से होगा। मीन्स नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए आपको टू ऐसे लिक्विड को मिक्स करना होगा जिसका पोलैरिटी में डिफरेंस हो, एक ज़्यादा पोलर हो एक कम पोलर हो, या अगर पोलैरिटी में डिफरेंस हो और नहीं तो एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, तब भी आप मिक्स कर सकते हो। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन से लेस होगा then solution will be called non-ideal binary solution with negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन, अगर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अगर हमारे नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, तो अगर कम होगा तो बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। तो उसी नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन को लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये तो क्लियर है कि नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर आइदर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा वरना कम होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो नॉन आइडियल आइडियल बन जाएगा। तो अगर नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर आइडियल से ज़्यादा है तो डेविएशन पॉजिटिव है, अगर कम है तो डेविएशन निगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला हो चुका है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है मीन्स AB मीन्स इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। मीन्स जब यहाँ पे टू लिक्विड को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हायर रहता है। मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने से क्या होगा, तो क्लियर सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो मोलिक्यूल्स कम क्लोजर आएगा, मोलिक्यूल्स कम क्लोजर होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसलिए फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम और डेल्टा V मिक्सिंग विल बी निगेटिव। ऐसे आपने 1 लीटर लिक्विड A लिया, 1 लीटर लिक्विड B लिया और उसको मिक्स किया,
तो डेफिनेटली जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो 2 लीटर से कम होगा, इसलिए डेल्टा भी मिक्सिंग निगेटिव होगा, क्योंकि इस केस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होगा और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एच मिक्सिंग भी निगेटिव होगा। इंटर मोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इंटर मोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होने का मीनिंग हुआ प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच निगेटिव होता है, सो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी निगेटिव। नेक्स्ट, एज यूजुअल हियर आल्सो डेल्टा एस मिक्सिंग मीन्स चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे, मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम होगा वो एक किसी इंडिविजुअल लिक्विड से ज़्यादा होगा, इसलिए लिक्विड के मोलिकुल्स का रैंडम मोशन करने का दायरा बढ़ जाएगा एंड कंसिक्वेंटली एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंड सिमिलरली डेल्टा जी मिक्सिंग भी निगेटिव होगा, क्योंकि सॉल्यूशन आप फॉर्म कर रहे हो, प्रोसेस फिजिबल है। अब हम लोग आते हैं वेपर प्रेशर पे। क्लियर सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है। हमें पता है जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उस लिक्विड का वेपराइजेशन उतना कम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स करस्पॉन्डिंग आइडियल बॉडी सॉल्यूशन से ज़्यादा हो गया, इसलिए किसी कंपोनेंट का नॉन आइडियल बॉडी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बॉडी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होगा। मीन्स हियर PA विल बी लेस देन P0 AXA एंड सिमिलरली PB will be less than P0 BXB. Now, vapor pressure of solution will be less than P0 AXA plus P0 BXB. तो यहाँ आप देख रहे हो कि आपके नॉन आइडियल बैरिडी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बैरिडी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से लेस है, कम है, तो बोलेंगे कि यह नॉन आइडियल बैरिडी सोल्यूशन जो डेविएशन शो कर रहा है वो निगेटिव डेविएशन है। सो सच non-ideal binary solution are called non-ideal binary solution with negative deviation. अभी तो मैं characteristics बता दिया. After studying characteristics, now how to identify the given solution in non-ideal binary solution with negative deviation, ये एक important point है. कैसे? क्योंकि एग्जाम्स में ही आता है. एग्जाम्स में ऑप्शंस गिवन रहेगा, पूछेगा which of the following solution shows negative deviation, which of the following solution will shows positive deviation, तो you have to identify it. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो. नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप 2 ऐसे लिक्विड को मिक्स करो जिनके बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन का पॉसिबिलिटीज हो, वो एक दूसरे से केमिकली इंटरेक्ट होते हो. जब केमिकली इंटरेक्ट होंगे तो डेफिनेटली लिक्विड मोलिक्यूल्स कम क्लोजर आएगा और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. एज फॉर एग्जांपल, आप वाटर में एसिडिक लिक्विड डालो HNO3, वाटर में एसिड डालोगे उसका वाटर से इंटरेक्शन होगा, मीन्स अट्रैक्शन होगा. एसिटिक एसिड वाटर में डालो तब भी होगा. एसिटिक एसिड भी एसिडिक लिक्विड है, वाटर के साथ उसका अट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है, वहां पे डिसोसिएट होता है, तो इंटरेक्ट होगा मीन्स कम क्लोजर आएगा. तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना होगा एसिटिक एसिड में उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा. अब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से मिक्स करके आप नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन बना सकते हो, क्योंकि एसीटो क्लोरोफॉर्म के जो कार्बन है इसके ऊपर 3 क्लोरीन लगा हुआ है. तीनों क्लोरीन के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है. तीनों क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बहुत ज़्यादा पुल आउट करेगा. इसकी वजह से दिस कार्बन विल फील स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की वजह से यह कार्बन इस हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. हालांकि आप से पढ़ते हो कि हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन कैन फॉर्म H बॉन्ड, बट हियर यू आर सेइंग हाइड्रोजन प्रेजेंट एट कार्बन also forms H bond. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन पे 3Cl लगा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और इसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ जाता है. उस डिफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव आ जाता है. और एसीटोन के ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि एसीटोन का ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखता है.
जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव रहता है। इस वजह से इनके बीच में H बॉन्ड आ गया। इस H बॉन्ड की वजह से इनका जो मिक्सचर होता है वो निगेटिव डिवीजन शो करता है। इसके अलावा एनिलीन, एनेसीटोन, एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एसीटोन के कार्बन पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, तो एनिलीन का नाइट्रोजन एसीटोन के कार्बन पर अटैक कर सकता है। मीन्स यहाँ भी इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया, क्योंकि एक लिक्विड न्यूक्लियोफिलिक है, दूसरा लिक्विड इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो नटसेल जो है, मीन्स कंक्लूजन यह है कि आप दो लिक्विड को, एसिडिक को बेसिक को, वाटर को एसिडिक को, वाटर को बेसिक को, लिक्विड को मिक्स करोगे तो ऐसा फॉर्म होगा, या जिसके बीच में H बॉन्ड फॉर्म हो सकता है उसमें होगा, या आप एक अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक लिक्विड को मिक्स करोगे तब भी इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का हम लोग देखते हैं। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये ऑर्डिनेट है, मीन्स इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इस पे वेपर प्रेशर लिए हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है एब्सिसा इसको बोलते हैं, उस पर मोल फ्रैक्शन लिए हैं। मैं दो ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी दोनों का वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ में सॉल्यूशन का भी करना है। यहाँ पे मैं एक्से का मोल फ्रैक्शन 0 लिया हूँ और यहाँ पे एक्से का मोल फ्रैक्शन 1 लिया हूँ। अगर इस पॉइंट पे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो डेफिनेटली कंपोनेंट बी का 1 होगा। यहाँ कंपोनेंट ए का 1 है तो डेफिनेटली कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। अब पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए एक्से। ग्राफ ड्रॉ करना है पी ए और एक्से के बीच में। पी नॉट ए तो कॉन्स्टेंट है, एक्से का पावर 1 पी ए का पावर 1, इसका मिनिमम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्से। यहाँ बजाय कट किया, यहाँ पे एक्से 1 है तो पी ए का वैल्यू तुम्हारा पी नॉट ए के इक्वल हो गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो पी नॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलरली पीवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक्स भी 0 है तो पी भी 0 होगा, एक्स बी का भी पावर 1 है, पी बी का पावर 1 है तो इनका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ एक्स भी 0 है तो पी भी 0 हुआ, यहाँ पे एक्स भी 1 है तो पी बी का वैल्यू क्या होगा, पी नॉट भी होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हमें पी का ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस दोनों ग्राफ का जो टर्मिनल है मिला देंगे। इस ग्राफ का टर्मिनल यहाँ पे है और इसका टर्मिनल यहाँ पे, इस तरह से मिला दिया। यह रिप्रेजेंट कर रहा है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसी तरह से नॉन आइडियल का हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब ये जो डैश जो देख रहे हो, डैश वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल को और जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन आइडियल को। यहाँ पे हम नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन है। निगेटिव डेविएशन का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्से से लेस होगा। अगर पी ए पी नॉट ए एक्से के इक्वल होता तो डॉटेड लाइन ग्राफ होता, लेकिन इस बार पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्से से लेस है तो इनइक्वलिटी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व होता है। तो क्लियर है ग्राफ कर्व होगा, लेकिन एक कर्व इस स्ट्रेट लाइन के नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा ये डिसाइड करता है। यह पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्से से लेस है, इसके मीनिंग जो ग्राफ हमारा पास करेगा वो डॉटेड लाइन से नीचे से करेगा, इसलिए ये ग्राफ हमारा हुआ पी ए इक्वल टू एक्से, पी ए इज इक्वल टू एक पी नॉट ए एक्से का ग्राफ हुआ, मीन्स आइडियल ग्राफ हुआ। तो नॉन आइडियल जो है उसमें वेपर प्रेशर आइडियल से कम है तो ग्राफ नीचे से जाएगा, इसमें भी ग्राफ नीचे से पास करेगा, इसमें भी ग्राफ नीचे से पास करेगा। जस्ट जब आप पॉजिटिव डेविएशन शो करोगे सब कुछ वही रहेगा, ग्राफ आपका सब में ऊपर से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे P का वैल्यू, पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्से से ग्रेटर है, पी बी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से ग्रेटर है, P का वैल्यू पी नॉट ए एक्से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ग्रेटर है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ गए। नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और पढ़ेंगे हम लोग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। हेलो, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन इज दिस,
एक ग्राफ दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑर्डिनेट पे है, एब्सिसा पे मोल फ्रैक्शन, एज यूजुअल जिस तरह से ग्राफ रहता है आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन का। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स पीए, दिस इज पी नॉट ए, दिस ग्राफ इज फॉर पीबी, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, दिस पॉइंट इज पी नॉट बी, this is graph of ideal Benedict solution, vapor pressure of ideal Benedict solution, and in this graph one point P is mentioned. At point P हमें बताना है कि इस आइडियल Benedict solution का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। इस क्वेश्चन यह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट पॉइंट P, पॉइंट P पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपको बताना है। P पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, उस पॉइंट पे हमें बताना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। आप देखो ऑप्शंस, ये क्वेश्चन मोर देन वन आंसर करेक्ट वाला भी है, मींस हियर मोर देन वन करेक्ट आंसर मे बी पॉसिबल। अब ऑप्शन ए है पी क्यू प्लस क्यू एस, तो ये पी पॉइंट आपके इस ग्राफ को जो आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन का ग्राफ है उसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वेपर प्रेशर नॉर्मली यह हुआ पी एस, तो इस पी एस को लिखा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू एस। सेकेंड ऑप्शन है पी क्यू प्लस पी आर, थर्ड ऑप्शन इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, एंड ऑप्शन डी इज पी आर प्लस आर एस। इसमें क्या आंसर हो सकता है? तो मैं बता दूं, वैसे तो मैथमेटिकली ग्राफिकली आपको दिख रहा है कि यह ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन, मींस इस पॉइंट पे अगर आपको आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा पी नॉट बी, इस पॉइंट पे क्या होगा पी नॉट ए, और इस दोनों पॉइंट के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो निकालना होगा वो आपका यह वेपर प्रेशर होगा। बट ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ग्राफिकल स्केचिंग है, एक्चुअल नहीं है। इस ऐसा नहीं है कि ये जो मेजरमेंट है यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट के वेपर प्रेशर को। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस समय मोल फ्रैक्शन किसी वन कंपोनेंट का, मींस यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, मींस इस पॉइंट पे आपका 1 से 0 रहता है। तो इस पॉइंट पे जो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट भी हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका ये सोल्यूशन है ही नहीं। जब वन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि आपका सोल्यूशन प्योर कोई एक लिक्विड हो गया, मींस ओनली लिक्विड भी है इस समय। इस पॉइंट पे XB का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, इट मींस इस पॉइंट पे आपका आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन के पास ओनली प्योर लिक्विड ए है। तो जब प्योर लिक्विड बी होगा तो वेपर प्रेशर पी नॉट बी, प्योर लिक्विड ए होगा तो पी नॉट ए। बट जब आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन होगा उसमें किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, दैट वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन इज व्हाट पीए प्लस पीबी। मींस हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उस मोल फ्रैक्शन पे दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम हमको लेना है। तो इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है वेपर प्रेशर आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन का। तो पॉइंट पी पे देखो कि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना है। तो कंपोनेंट ए का ग्राफ यह है, कंपोनेंट ए का ग्राफ यह है। तो पी पॉइंट पे कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है पी आर। सिमिलरली पी पॉइंट पे कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है पी क्यू। इसका मीनिंग होगा कि इस पी पॉइंट पे आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर होगा पीए प्लस पीबी, मींस पी क्यू प्लस पी आर। तो यह आंसर करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन ओनली वन आंसर करेक्ट होगा तब भी यही आंसर होगा, और सेम क्वेश्चन को अगर एग्जाम पूछता है मोर देन वन आंसर करेक्ट करके, उस केस में भी यही आंसर होगा, क्योंकि ये सब आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पी क्यू प्लस क्यू एस मीन्स क्यू एस डजंट रिप्रेजेंट एनीथिंग। ये कुछ नहीं बताता है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आइडियल बेंडिश सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का मीनिंग हुआ सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो इस तरह से आप इस तरह का जो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बनाओगे इसको, और यह कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है।
जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कोई क्वेश्चन आएगा, मीन्स आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, देन यू डू ऑलवेज राइट आंसर। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज। मीन्स इससे पहले जो मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, जिसमें P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये जो इस इक्वेशन का हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंट पढ़ा था। इस इक्वेशन में P रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन एंड एक्स ए एंड एक्स बी रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन और लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ अगर आप आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो रिप्रेजेंटेशन होगा लीनियर, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, बिकॉज पावर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1 एंड पावर ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो 1। जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों का पावर अगर 1 होगा तो ग्राफ लीनियर होता है। बट हियर आई एम गोइंग टू स्केचिंग द ग्राफिकल नेचर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन with respect to mole fraction of their component of solution in vapor phase। मीन्स वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने जा रहे थे। देखो इक्वेशन यह है 1 बाई पी इज इक्वल टू वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई ए पी नॉट बी। हियर वाई ए एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज। पी नॉट एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी। अब इस दो यहाँ वेरिएबल्स है वाई वाई बी, तो वाई बी को वाई ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इसलिए वाई बी के लिए मैं लिख दिया 1 माइनस वाई ए। अब आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो जी, इसको स्केच करने की जरूरत नहीं है, बिना स्केच किए आप समझ जाओगे। यहाँ पे प्रेशर का पावर क्या है 1, प्रेशर का पावर क्या है यहाँ पे -1, क्योंकि प्रेशर नीचे है। जबकि मोल फ्रैक्शन का पावर क्या है 1 है, क्योंकि इस इक्वेशन के वेरिएबल 2 ही हैं, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। पी नॉट एंड पी नॉट बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो जिस 2 वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अगर उनका पावर 1 नहीं है तो ग्राफ आपका कर्व होगा, ग्राफ विल बी डेफिनेटली कर्व, नॉन लीनियर। तो यहाँ जो ग्राफ होगा नॉन लीनियर होगा, और यहाँ जो ग्राफ होगा नॉन लीनियर है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, क्योंकि देख रहे हो मोल फ्रैक्शन ऊपर है और वेपर प्रेशर आपका नीचे है। तो हम लोग कहेंगे कि किसी आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट्स के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स लीनियरली रिलेटेड नहीं रहता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप रहता है। तो माइंड इट, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज में है, एंड इस इक्वेशन में कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज में है। तो दोनों का ग्राफ नेचर अलग अलग होगा, ये ग्राफ लीनियर होगा एंड दिस ग्राफ विल बी नॉन लीनियर, दैट मीन्स कर्व। अब इस ग्राफ का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो मैं आपको लास्ट में टॉपिक कंप्लीशन के बाद आपको पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक बताऊंगा, ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट, कर्व, वहाँ पे मैं इस दोनों ही इक्वेशन को एक साथ ड्रॉ करूंगा और वहाँ पे ग्राफिकल नेचर का यूज समझोगे और डिफरेंस समझोगे। अभी तो जो इसका बेसिक डिफरेंस है यह है कि यह लीनियर है, नॉन लीनियर है, यह कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के टर्म्स में है, और यह ग्राफ, यह इक्वेशन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है। ये दोनों में डिफरेंस है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग जो 2 डिफरेंट लिक्विड्स के होने के बावजूद ओनली 1 टेम्परेचर में बॉयल करता है। मीन्स एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड्स बट इट बॉयल्स एट ओनली 1 टेम्परेचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वह मिक्सचर है जो 2 डिफरेंट लिक्विड होने के बावजूद ओनली 1 टेम्परेचर पे बॉयल करता है। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का एक और प्रॉपर्टी है, एजियोट्रोप का मीनिंग होता है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड।
कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड और सॉल्यूशन, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स और सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जो टू डिफरेंट लिक्विड के मिक्सचर होने के बावजूद ओनली वन टेम्परेचर में बॉयल करता है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी है, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। मींस एजियोट्रॉपिक्स जो मिक्सचर होता है, एजियोट्रॉपिक जो सॉल्यूशन होता है जिसको एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, जो मोल फ्रैक्शन का लिक्विड फेज में रहता है सेम मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में रहता है। मींस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ओनली वन टेम्परेचर में बॉयल करता है। इट मींस वी कांट सेपरेट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन into two different liquids, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट से हमें पता है कि टू लिक्विड्स को अगर सेपरेट करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस रहता है तभी उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड सेपरेट करते हैं। बट अगर टू लिक्विड्स ओनली वन टेम्परेचर पर बॉयल करे तो उस लिक्विड को मीन्स उस सॉल्यूशन को टू लिक्विड्स में सेपरेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मीन्स एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के दोनों लिक्विड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब हालांकि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज होता है, फिर भी टू डिफरेंट लिक्विड के मिक्सचर होने के बावजूद ओनली वन टेम्परेचर बॉयल करता है। और ये जितने भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, ऑल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, because you know if two identical liquids are mixed with each other then you will get ideal binary solution. In the case of non-ideal binary solution we mix two different nature liquids with two different type liquids, so all azeotropic solutions or mixtures are azeotropes are non-ideal binary solutions. वो सब के सब आपका नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस होता है। अब इनका टाइप क्या होगा? टाइप अब नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का दो कैटेगरी है, वन shows पॉजिटिव डेविएशन, अदर shows नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन with positive deviation, other non-ideal binary solution with negative deviation, अब यहां पे एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं। मैं आपको पिछले वीडियोज में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर किसी वजह से डिक्रीज हो जाता है, वट एवर वी रीजन बिहाइंड दैट इट डजंट मैटर, बट इफ वेपर प्रेशर लिक्विड डिक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डेफिनेटली इंक्रीजेज। किसी लिक्विड का बॉइलिंग अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का रीजन क्या होता है अनदर मैटर है, बट किसी भी वजह से किसी भी रीजन से अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका बीपी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। वो यहां मैं बताने जा रहा हूं। अब हमारे पास दो तरह का नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है। एक में जो वेपर प्रेशर है वो करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन से ज्यादा है। इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा जो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। इसलिए ऐसा नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है। तो इस तरह के एजियोट्रॉप्स को बोलेंगे हम लोग
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। Azeotrophs. Secondly, if non-ideal binary solution is negative deviation has less vapor pressure with respect to corresponding ideal binary solution. इस तरह के सॉल्यूशन के पास जो वेपर प्रेशर रहता है अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन से कम रहता है। इसका मीनिंग हुआ कि वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया। इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेज then BP will increase, when vapor pressure increases BP will decrease। इसलिए यहाँ पे इस नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहता है वो आइडियल से कम होता है। इसलिए इस तरह के जो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है यह जब एजियोट्रॉप्स बनता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग आइडियल से ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से इस तरह के एजियोट्रॉप्स को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मीन्स अब से हमें पता चल गया कि एजियोट्रॉप्स का दो टाइप है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स उसको बोलेंगे जो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन पॉजिटिव डिफिनेशन शो करता हो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उसको बोलेंगे जो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन निगेटिव डिफिनेशन शो करता हो। तो फाइनली जितना ये टॉपिक में पढ़ा है उसको फिर से समराइज कर दूं। Azeotrophs means constant boiling liquid. Azeotropic solution is that solution which boils at only one temperature despite mixture of two different liquids. Means azeotroph solution or azeotropic mixture is that mixture which boils at only one temperature despite mixture of two different liquids. Azeotropic solution has same composition in liquid phase as well as vapor phase. Azeotropic solution has two types. One is maximum boiling azeotrope and other is minimum boiling azeotrope. All azeotropes are non-ideal binary solution. Non-ideal binary solution का दो टाइप है, एक आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला है, दूसरा निगेटिव डेविएशन शो करने वाला है। पॉजिटिव डेविएशन वाले को हम बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम होगा। एंड अब निगेटिव डेविएशन शो करने वाले को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है। अब ये सब पढ़ने के बाद अब क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे? एग्जाम अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि 4 सॉल्यूशंस गिवन रहेगा, ये नहीं पूछेगा व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन shows पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, वो नहीं पूछेगा। अब पूछेगा व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन हैज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, या पूछेगा व्हिच सॉल्यूशन shows व्हिच सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। आपसे अब ये पूछेगा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट्स को मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्लियर है, इसका मीनिंग हुआ कि उसका नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन भी क्लियर है। इसलिए अब आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन shows व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यह पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो आपको ये बात समझना होगा, ये सारी बात आप समझते हो तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। और जेईई मेन और नीट का हिट क्वेश्चन है, रेगुलरली एग्जाम्स में आता है, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहता ही है आपके नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन के आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे। मैं आप सबको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि हाउ कुड यू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज आइदर आइडियल और नॉन आइडियल। इफ गिवन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल देन which type non-ideal solution, either positive deviation showing और either negative deviation showing, वो मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? अगर आप निगेटिव पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर लेते हो तो मिनिमम बॉइलिंग भी आप समझ जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे निगेटिव वाले को, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे पॉजिटिव वाले को।